हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। प्यारे साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मेडी साइंस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा, इस चैनल के माध्यम से डीएमएलटी, बीएमएलटी और जितने भी लैब टेक्नीशियन के कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनका प्रिपरेशन कराया जाता है और साथ में उनसे संबंधित जो भी नोटिफिकेशन है, जो भी सूचनाएं हैं, आप तक साझा की जाती है। फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने ब्लड बैंक के टॉप एमसीक्यू को सॉल्व किया था, साथ में उनके जितने भी एक्सप्लेनेशन बन रहे थे उनको हम लोगों ने समझ लिया था। आज का जो आपका लेक्चर है, इसमें हम लोग लैब टेक्नीशियन के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को सॉल्व करने वाले हैं और आपके जो एमसीक्यू हैं, हेमेटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोलॉजी, इन सभी सब्जेक्ट से इंक्लूड किया गया है। और बात करेंगे किस किस एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट है, तो आपका यहाँ पे आरआरबी लैब सुपरिंटेंडेंट, आरआरबी लैब असिस्टेंट, जेएसएस यानी कि झारखंड लैब टेक्नीशियन, एमपी ग्रुप 5 यानी कि बिहार मध्य प्रदेश लैब टेक्नीशियन, बिहार लैब टेक्नीशियन और राम मनोहर लोहिया के जो आगामी लैब टेक्नीशियन की एग्जाम है उन सभी के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बच्चों, क्लास को शुरू करने से पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं अपने प्रिपरेशन के लिए। अगर आप लोग इन सभी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको एक बैच की रिक्वायरमेंट है, यानी कि आपको एक ऐसे बैच की रिक्वायरमेंट है जिसमें आपको लाइव और रिकॉर्डेड थ्योरी क्लासेस मिल जाए, टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यू क्लास मिल जाए, अट्रैक्टिव पीडीएफ नोट्स, 20+ मॉक टेस्ट, तो यहाँ पे आप लोग हमारे लक्ष्य बैच को ज्वाइन कर सकते हो। लक्ष्य बैच में ये सभी फीचर्स आपको मिल रहे हैं और जब से आप लोग बैच को ज्वाइन करोगे आपको 8 मंथ की वैलिडिटी यहाँ पे मिल जाती है। साथ में बच्चा, अगर इसकी प्राइस की बात करेंगे, फीस की बात करेंगे, तो 8 मंथ की जो टोटल फीस है वो आपकी 1000 है। ये जो आपका है ऑफर फीस है। अभी आप लोग अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको 1000 में बैच मिलने वाला है। कैसे आप लोग को एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, तो आप प्ले स्टोर से जाकर मेडी साइंस ट्यूटोरियल सर्च करिएगा तो वहां पे भी आपका एप्लीकेशन आ जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया गया है, वहां से आपको एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा। और साथ में हमारे टेलीग्राम का भी लिंक दिया गया है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, हमारे एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा और जितने भी डाउट्स हैं वो आप हमें क्लियर कर सकते हैं। और साथ में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पे आप हमें कॉल करके या फिर व्हाट्सएप मैसेज करके बैच की इंक्वायरी कर सकते हो, या फिर कोई भी डाउट है आपके एग्जाम से रिलेटेड तो उसको आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, अब देरी नहीं करेंगे, आते हैं अपने आज की क्लास पे, आज के एमसीक्यू पे। और बच्चों, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे सबसे पहला जो एमसीक्यू दिख रहा है, ये आपको हेमेटोलॉजी का एमसीक्यू दिख रहा है और ये कह रहा है कि द रेट एट व्हिच आरबीसी सेटल डाउन इन 1 आवर इज नोन एज, यानी कि आपका वह रेट, वह दर जहां पे आपकी 1 घंटे में आरबीसी क्या हो रही है, सेटल डाउन हो रही है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। मान लीजिए आपका एक टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब में 1 घंटे के अंदर आपकी जो आरबीसी है वो सेटल डाउन हो रही है, यानी कि बैठ रही है, तो उस रेट को हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, उस दर को हम लोग क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन क्या है, पीसीबी है, ईएसआर है, रेड सेल इंडिसेस है और आपका हेमेटोक्रिट है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर इसके यहाँ पे हम लोग राइट आंसर की बात करेंगे, किसकी, अगर इसके हम लोग यहाँ पे राइट आंसर की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, आपका ईएसआर हो जाएगा, यानी कि इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन यहाँ पे रेट हो जाएगा। तो इरिथ्रोसाइट्स का मतलब क्या हो जाता है, इरिथ्रोसाइट्स का मतलब हो जाता है आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, सेडिमेंटेशन का मतलब सेटल डाउन होना यानी कि बैठना, और इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, और रेट का मतलब क्या हो जाता है, दर हो जाता है। तो वही मतलब हुआ कि 1 घंटे में जो हमारा आरबीसी सेटल डाउन होता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम ईएसआर यानी कि इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट कहते हैं। बात आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। अब यहीं पे बात आती है कि पीसीबी क्या होता है। तो पीसीबी का फुल फॉर्म हो जाता है बच्चों यहाँ पे पैक्ड सेल वॉल्यूम। क्या हो जाता है, पैक्ड सेल वॉल्यूम हो जाता है। और बच्चों, अगर इसके डिफिनेशन की बात करेंगे तो क्या होगा, इसका डिफिनेशन होगा वह परसेंटेज वॉल्यूम, क्या, वह परसेंटेज वॉल्यूम जिसमें आपका जो आरबीसी, और आरबीसी कौन सा होना चाहिए, पैक्ड आरबीसी होना चाहिए। पैक्ड आरबीसी आपका क्या होगा, आपका नीचे बैठेगा, ठीक है। परसेंटेज वॉल्यूम यानी कि आपके पैक्ड सेल का वह परसेंटेज वॉल्यूम जिसमें दिए गए सैंपल में क्या हो रहा है, सेटल डाउन हो रहा है, ठीक है। गिवन सैंपल में क्या हो रहा है, सेटल डाउन हो रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको बच्चों यहाँ पे हम लोग पीसीबी कहते हैं, पैक्ड सेल वॉल्यूम कहते हैं। या फिर आप पैक्ड सेल वॉल्यूम कहिए या फिर आप यहाँ पे हेमेटोक्रिट कहिए, दोनों पॉइंट क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो ईएसआर और पैक्ड सेल वॉल्यूम में अंतर क्या है, अंतर यही है कि इसको हम एक्सप्रेस करते हैं, पीसीबी को एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज में, और वह वॉल्यूम परसेंटेज में जो कि आरबीसी आपका सेटल हो रहा है, बैठ रहा है, पैक हो रहा है,
किसमें, एक गिवन सैंपल में, तो उसको कहते हैं पीसीबी। और एसआर का मतलब क्या हुआ, एसआर का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा दर जिसमें आपकी आरबीसी सेटल डाउन होती है और कितने कितने घंटों में, आपके 1 घंटों के अंदर, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाता है, ईएसआर हो जाता है। ईएसआर को हम एक्सप्रेस करते हैं एमएम पर आवर, यानी कि 1 घंटे में जितना आपका जो है आरबीसी सेटल डाउन होता है उसको हम एमएम में व्यक्त करके 1 घंटे के अंदर लिख देते हैं। जबकि पीसीबी को जो आप लोग लिख रहे हैं वो आप किसमें एक्सप्रेस कर रहे हैं, आप यहाँ पे परसेंटेज में एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो इतनी पॉइंट आपकी यहाँ पे हो जाती है। पीसीबी की अगर नॉर्मल रेंज की यहाँ पे बात की जाएगी, ठीक है, या फिर आप कहिए कि हेमेटोक्रेट के नॉर्मल रेंज की यहाँ पे अगर बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये आपका मेल में जो होता है 40 से लेकर बच्चों 55% के बीच में होता है। फीमेल में आपका क्या होता है 35 से लेकर 48% के बीच में होता है। और आपका अगर यहीं पे बात करेंगे इन्फेंट में तो आपका 45 से लेकर 60% के बीच में होता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर है। तो इतनी पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर होगी। अगला जो एक आपका ऑप्शन दिया है रेड सेल इंडिसेस। रेड सेल इंडिसेस क्या होता है बच्चों, रेड सेल अगर इंडिसेस की बात करेंगे तो जैसे मान लीजिए कि वॉल्यूम ऑफ एचबी, ठीक है, यानी कि एचबी का कितना वॉल्यूम है, या फिर आपका पीसीबी कितना है, या फिर आपका जो आरबीसी कितना है, इन सभी को मिला के जो कैलकुलेशन करते हैं, क्या जो कैलकुलेशन यहाँ पे हम लोग करते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको हम रेड सेल इंडिसेस कहते हैं, जिसमें आपका एमसीबी, एमसीएच, एमसीएससी ये सब क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि 1 घंटे में जो आपका आरबीसी सेटल डाउन होता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम ईएसआर कहते हैं। परसेंट में वह वॉल्यूम जो आपका आरबीसी पैक्ड हो गया है आपके गिवन सैंपल में तो आपका क्या होगा, आपका पीसीबी होगा। रेड सेल इंडिसेस क्या होंगे, वॉल्यूम ऑफ एचबी, पीसीबी, आरबीसी, इन सभी का एक कैलकुलेशन करके हम एक वैल्यू निकालते हैं, उसको क्या कहते हैं, रेड सेल इंडिसेस कहते हैं। बात आपको यहां तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम लोगों ने ईएसआर की वैल्यू नहीं देखी, यानी कि नॉर्मल रेंज वगैरह नहीं देखा, तो इससे रिलेटेड और सारे एमसीक्यू हैं उसमें हम लोग देख लेंगे, ठीक है। चलिए दूसरा जो आपका एमसीक्यू है ये कह रहा है कि व्हिच एंटीकोगुलेंट इज यूज्ड इन वेस्टर्न ग्रेन मेथड, यानी कि वेस्टर्न ग्रेन मेथड में हम लोग कौन से प्रकार के एंटीकोगुलेंट का बच्चों यहाँ पे हम लोग उपयोग करते हैं। तो देखिए अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे किसकी, अगर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं वेस्टर्न ग्रेन मेथड, तो वेस्टर्न ग्रेन मेथड किसके लिए यूज किया जाता है, आपका ईएसआर के लिए किया जाता है, यानी कि एथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट के लिए किया जाता है। एथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट के लिए आप यहाँ पे 2 प्रकार के मेथड का उपयोग करते हैं। एक आपका होता है वेस्टर्न ग्रेन मेथड, क्या होता है आपका, एक आपका होता है वेस्टर्न ग्रेन मेथड और दूसरा आपका यहाँ पे होता है बेंट्रोब मेथड। क्या होता है आपका, बेंट्रोब मेथड होता है। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ठीक है। एक होता है आपका वेस्टर्न ग्रेन मेथड, दूसरा होता है आपका बेंट्रोब मेथड। जो हमारा वेस्टर्न ग्रेन मेथड होता है बच्चों, इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, इसमें हम लोग ईडीटीए नहीं सॉरी वेस्टर्न ग्रेन मेथड में हम लोग यूज करते हैं 3.8% सोडियम साइट्रेट। क्या यूज करते हैं, 3.8% सोडियम साइट्रेट। क्या यूज करते हैं, 3%, ठीक है, 3.8% सोडियम साइट्रेट एंटीकोगुलेंट का उपयोग करते हैं। जबकि यहीं पे अगर बात करेंगे बेंट्रोब मेथड में हम लोग क्या यूज करते हैं, ईडीटीए यानी कि इथाइलिन डाइमीन टेट्राएसिड प्रकार का एंटीकोगुलेंट यूज करते हैं। पहला पॉइंट आपको ये समझ के रखना है। ईएसआर 2 मेथड से किया जाएगा, एक हमारा वेस्टर्न ग्रेन मेथड, दूसरा हमारा बेंट्रोब मेथड। वेस्टर्न ग्रेन में जो हम एंटीकोगुलेंट यूज करते हैं 3.8% सोडियम साइट्रेट का उपयोग करते हैं, जबकि अगर हम बेंट्रोब की बात करेंगे तो इसमें हम लोग ईडीटीए यानी कि इथाइलिन डाइमीन टेट्राएसिटिक एसिड प्रकार के एंटीकोगुलेंट का यहाँ पे हम लोग उपयोग करते हैं। इतना पॉइंट आपका क्लियर है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बात करेंगे बच्चों किसकी, अगर बात करेंगे वेस्टर्न ग्रेन मेथड की, तो समझिएगा सारे पॉइंट्स। वेस्टर्न ग्रेन मेथड जो होता है एक प्रकार का, इसमें हम लोग वेस्टर्न ग्रेन पीपेट का उपयोग करते हैं। क्या यूज करते हैं, पीपेट का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, वेस्टर्न ग्रेन पीपेट का उपयोग करते हैं। इसकी क्या खासियत होती है, ये 30 सेंटीमीटर आपका लॉन्ग होता है। क्या होता है, 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है, सॉरी 2.5 mm का क्या होता है, डायामीटर होता है। क्या होता है इसका डायामीटर, यानी कि इसकी चौड़ाई होती है। तो वेस्टर्न ग्रेन क्या है, एक प्रकार का पीपेट है, 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा, 2.5 mm इसका क्या होगा, डायामीटर होगा, और साथ में इसमें जो कैलिब्रेशन होगा या फिर कहिए कि इसका जो मापक होगा वो क्या होगा, वो आपका कैलिब्रेटेड रहेगा कितने से कितने तक, 0 से लेकर 200 mm तक, 0 से लेकर 200 mm तक क्या होगा, आपका कैलिब्रेट होगा।
और वहीं पे अगर हम बात करेंगे किसकी, वेंट्रोब मेथड की, तो वेंट्रोब मेथड में आपका 2.5 कहीं कहीं पे आपको 3 mm का क्या देखने को मिलेगा, डायमीटर इसका देखने को मिलता है। ठीक है, 3 mm तक डायमीटर इसका देखने को मिलता है। दूसरी बात यहीं पे अगर बात करेंगे कैलिब्रेशन की इसके, तो 0 से लेकर कितना, 0 से लेकर 100 mm का कैलिब्रेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, वेंट्रोब की अगर बात करेंगे तो इसके आफ्टर किसके बाद, यानी कि अपना ESR निकालने के बाद आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे इसी के द्वारा पीसीबी की काउंटिंग कर सकते हो। ठीक है, ऊपर से नीचे की वैल्यू आप लोगे किसकी, ESR की, और नीचे से ऊपर की जो परसेंटेज वैल्यू होगी वो किसके लिए हो जाएगी, आपके पीसीबी के लिए हो जाएगी। लेकिन वेस्टर्न ग्रेन से केवल आप यहाँ पे ESR ही परफॉर्म कर पाओगे। इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया। कभी कभी आपका एक प्रश्न बच्चों ये पूछ लिया जाता है कि वेस्टर्न ग्रेन बेस्ट होता है या आपका वेंट्रोब, तो आपका वेस्टर्न ग्रेन बेस्ट होता है क्योंकि इसका जो लॉन्ग मतलब कि जो कैलिब्रेशन है वो लॉन्ग है, यानी कि लंबा आपका पिपेट है, और जब आपका लंबा पिपेट है तो 1 घंटे में जो सेटल डाउन होगा वो बेस्ट तरीके से होगा। जबकि वेंट्रोब आपका क्या है, छोटा है, इसकी कैलिब्रेशन 0 से लेकर 100 तक ही है, तो कहीं ना कहीं ये वैल्यू थोड़ा सा सेंसिटिव और इतना इक्वल नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन एक एडवांटेज आपके वेंट्रोब की ये है, इसके द्वारा हम लोग पीसीबी काउंट कर सकते हैं, साथ में सेंट्रीफ्यूज करते हैं तब वहां पे हमें बफी कोड मिलता है, और बफी कोड का भी हम लोग एग्जामिनेशन कर सकते हैं। इतना पॉइंट आपको क्लियर है। अब बात यहाँ पे आ जाती है किसकी, नॉर्मल रेंज की। ESR का जो नॉर्मल रेंज अगर बात करेंगे बाई वेस्टर्न ग्रेन मेथड की, किसकी, वेस्टर्न ग्रेन मेथड की, तो आपका क्या हो जाएगा, मेल में आपका यहाँ पे हो जाता है कितना, 0 से लेकर 10 आपका mm पर आवर, यानी कि 1 घंटे में आपका 0 से 10। और यहीं पे अगर बात करोगे फीमेल की, तो आपका 0 से लेकर 20 mm आपका पर आवर यहाँ पे हो जाता है। और अगर यहीं पे नॉर्मल रेंज बात की जाएगी दूसरे की, यानी कि ESR बाई किसके, वेंट्रोब मेथड, किसके द्वारा, वेंट्रोब मेथड के द्वारा, तो मेल में आपका कितना हो जाएगा, मेल में आपका यहाँ पे हो जाएगा बच्चों कितना, कमेंट करके बताइएगा आप लोग। अगर आपको आ रहा है 0 से 9 mm, और अगर बात करेंगे फीमेल की तो 0 से 14 mm, और अगर यहीं पे बात करेंगे इन्फेंट की तो भी आपका 0 से 14 mm। और ये सभी क्या है, सभी आपके 1 आवर्स के कैलिब्रेशन पे रखे जाते हैं, सॉरी कैलिब्रेशन मतलब टाइमिंग पे रखे जाते हैं। इनका जो रेट होता है 1 घंटे के अंदर हम लोग जो है मेजरिंग कर लेते हैं। तो इतना पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा आपके ESR के बारे में। हमने ESR का जो मेथड था, यानी कि वेस्टर्न ग्रेन मेथड और वेंट्रोब मेथड, इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उसको हमने क्लियर कर दिया। और ऑप्शन आपका क्या पूछा था कि कौन सा एंटीकोगुलेंट आपके वेस्टर्न ग्रेन में यूज किया जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे 3.8% सोडियम साइट्रेट का उपयोग करते हैं। कितना, 3.8% सोडियम साइट्रेट का उपयोग करते हैं। और EDTA किसके लिए करेंगे, तो सभी को पता चल गया होगा। EDTA हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं वेंट्रोब के लिए, किसके लिए, वेंट्रोब के लिए। अब बच्चों एक कमेंट आप लोग करिएगा कि जो 3.8% सोडियम साइट्रेट यूज करते हैं उसमें एंटीकोगुलेंट और ब्लड का जो रेशियो है वो क्या होता है, ब्लड का रेशियो क्या होता है। जितने लोग थ्योरी क्लासेस हमारे लक्ष्य बैच में पढ़ चुके हैं वो बच्चे जरूर कमेंट करिएगा कि इसका जो रेशियो है वो आपका क्या होता है। ठीक है, चलिए अब अगले MCQ पे आते हैं। देखिए ESR से भी आपका MCQ है। हम बार बार ESR से MCQ क्यों सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने लक्ष्य बैच में ESR को अच्छे तरीके से पढ़ लिया है थ्योरी के रूप में, तो हम उससे रिलेटेड जितने भी MCQ बनेंगे उनको यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए मैं आपको यही कहता हूं कि आप लोग एक बार कोई भी थ्योरी बैच को ज्वाइन करिए, अच्छे से पढ़िए, MCQ सॉल्व करिए, उसके बाद में अपनी नॉलेज को देखिए कितना आपका इंप्रूव हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो चलिए थर्ड आपका जो MCQ है, which factor affect ESR, यानी कि कौन सा यहाँ पे आपका जो फैक्टर है जो कि ESR को इफेक्ट करता है। टेम्परेचर, एक्सेसिव एंटीकोगुलेंट, पोजीशन ऑफ ESR ट्यूब, या फिर आपका ऑल ऑप्शन। तो देखिए अगर फैक्टर की बात करेंगे कि कौन अफेक्ट करेगा, तो ये सभी फैक्टर आपके क्या है, इफेक्ट करते हैं। टेम्परेचर की बात करें, अगर आपको नॉर्मल रूप से चाहिए तो आप यहाँ पे टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे रखिए, और अगर इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर, क्या करते हैं, जो आपका टेम्परेचर है बच्चों अगर इसको आप इंक्रीज करते हैं तो कितना, अगर आप 3 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करेंगे तो 1 mm जो है आपका वैल्यू क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। समझ लीजिएगा मैंने क्या कहा है। ठीक है, ये आपको नोट करके लिख दिया हूं कि टेम्परेचर इंक्रीज कितना, अगर 3 डिग्री सेल्सियस आप इंक्रीज करते हैं तो 1 mm आपका जो है ESR जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाता है टेम्परेचर के केस में। ठीक है, और अगर पोजीशन की बात करेंगे तो आप वर्टिकल पोजीशन पे रखेंगे, तो इस तरह से आपके जो है ऑल ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाते हैं, राइट
हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग आगे आते हैं। अगला जो आपका एमसीक्यू है ये कह रहा है 4 नंबर का एमसीक्यू। 4 नंबर का है व्हिच फिजिकल फैक्टर आर इन्वॉल्व्ड इन सेटलिंग ऑफ आरबीसी ड्यूरिंग ईएसआर एस्टिमेशन, यानी कि ईएसआर एस्टिमेशन के टाइम आरबीसी का जो सेटलमेंट हो रहा है उसमें कौन से फिजिकल फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। प्लाज्मा की विस्कोसिटी, डब्ल्यूबीसी कंसंट्रेशन, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन या फिर आपका प्लेटलेट कंसंट्रेशन। तो देखिए बच्चों, अगर हम बात करेंगे आपके आरबीसी की सेटल की, तो मान लीजिए आपका होल ब्लड है और होल ब्लड में आपने क्या मिलाया, एंटी कोगुलेंट मिलाया है। क्या मिलाया है आप लोगों ने, एंटी कोगुलेंट मिलाया है। और एंटी कोगुलेंट जब आप लोग मिलाएंगे तो जब भी ब्लड को रखेंगे तो उसमें क्या मिलेगा आपको, एक प्लाज्मा मिलेगा और दूसरा क्या मिलेगा आपको, आरबीसी मिलेगा। क्या मिलेगा, आरबीसी मिलेगा। और आरबीसी नीचे बैठ रहा है यानी कि वो पैक हो रहा है, तो आपको प्लाज्मा और पैक्ड सेल आरबीसी मिल जाती है। तो प्लाज्मा की जो विस्कोसिटी है बच्चों वो क्या करती है, वो आपका एज ए फिजिकल फैक्टर यहाँ पे काम करती है। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए इज द राइट आंसर जाएगा। अगर यहाँ पे बात करेंगे और भी फैक्टर की जो आपको इफेक्ट डालते हैं तो आपका क्या हो जाता है, आपके प्लाज्मा का ग्लोबुलिन और आपका, ठीक है, फाइब्रिनोजन। ठीक है, आपका कौन सा, आपका ग्लोबुलिन, ठीक है, ग्लोबुलिन और आपका फाइब्रिनोजन, ये क्या होते हैं, ये आपको आपके ईएसआर को इफेक्ट करते हैं। फाइब्रिनोजन आपके क्या है, इफेक्ट करते हैं। इसमें भी आपका एक कौन सा, अल्फा 1 अल्फा और आपका जो 2 अल्फा है वो ग्लोबुलिन क्या करता है, इफेक्ट डालता है। ठीक है, हमने आपको बताया है कि ईएसआर में क्या होता है। ठीक है, तो ईएसआर में हमने आपको बताया क्या होता है कि इसमें जो चार्जेज होते हैं प्लस माइनस के, ठीक है, जो प्लस माइनस के चार्जेज होते हैं उनके द्वारा क्या होता है, इसकी नेगेटिविटी जो है उसको खत्म करते हैं, न्यूट्रल बनाते हैं और फिर जाके इनका सेटलमेंट यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो आकर्षण है प्लस माइनस के साथ ही होता है। तो जो भी प्लस माइनस यानी कि ऋणात्मक और धनात्मक वाले वैल्यू आपस में मिलेंगे तो सेटलिंग क्या होती है, वो आपकी बढ़ जाती है। थ्योरी लेक्चर में हमने इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छे तरीके से किया हुआ है। आप जाके थ्योरी लेक्चर को विजिट करिए तो आपको सारे पॉइंट्स वहां पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू पे आएंगे और नेक्स्ट एमसीक्यू आपका फिर से ईएसआर से ही है। ये कह रहा है कि ड्यूरिंग ईएसआर ईच रिलेक्स कंटेनिंग हाउ मेनी सेल्स, यानी कि जब आपका ईएसआर काउंट होगा या फिर कहिए जब आपका एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन हो रहा है यानी कि आरबीसी का सेटलमेंट हो रहा है, तो आपका जो है प्रत्येक रिलेक्स में आपके कितने सेल आपस में जुड़ रहे होते हैं, कनेक्ट होते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या समझना है, ईएसआर का स्टेज समझना है कि कितने स्टेजेस से होकर आपका ईएसआर गुजर रहा होता है। तो बच्चों अगर सबसे पहले स्टेज की यहाँ पे बात की जाएगी तो होता है आपका रोलेक्स फॉर्मेशन। क्या होता है आपका, रोलेक्स फॉर्मेशन। क्या होता है आपका, रोलेक्स फॉर्मेशन। ठीक है, रोलेक्स फॉर्मेशन होता है। सेकेंड आपका क्या होता है, सेकेंड आपका यहाँ पे होता है फॉर्मेशन ऑफ फाइन थ्रेड। क्या होता है आपका, फॉर्मेशन ऑफ फाइन थ्रेड। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ फाइन थ्रेड। ठीक, ध्यान से सुनिएगा। और तीसरा आपका क्या हो जाता है, रैपिड फॉल होता है। क्या होता है आपके, रैपिड फॉल होता है। और उसके बाद में क्या होता है, पैकिंग फेज होती है, यानी कि आरबीसी यहाँ पे पैक हो रही होती है, पैकिंग फेज। ठीक है, ये आपकी जो आरबीसी है वो आपकी पैक हो रही होती है। तो इन 4 स्टेज से होकर आपका जो है ईएसआर कंप्लीट होता है और सभी जो है स्टेप लगभग 15-15 मिनट के आपके कवर होते हैं। ठीक है, सभी स्टेप आपके 15-15 मिनट में कवर होते हैं। अकॉर्डिंग टू किसके, आपका जो है बुक का नाम अगर बात करेंगे जो प्रैक्टिकल की बुक है वो आपकी किसकी, आपकी यहाँ पे तेजेंद्र सिंह की बुक जो है उसके अकॉर्डिंग आपका ये 15-15 मिनट का यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो 4 स्टेप में ये कह रहा है कि जो पहला स्टेप है जो आपका रोलेक्स फॉर्मेशन होता है उसमें कितने यहाँ पे जो है आपके सेल कनेक्ट होती है, 4 से लेकर 8 सेल, 8 से लेकर 12 सेल, 20 से लेकर 25 सेल या फिर आपका 30 से लेकर 35 सेल। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर यहाँ पे आपका जाएगा वो जाएगा 8 से लेकर 12 यानी कि 8 टू लेकर 12 सेल यहाँ पे जो होते हैं ईच रोलेक्स यानी कि प्रत्येक रोलेक्स में आपका क्या होता है, कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये बात आपकी हो जाती है 4 स्टेजेस के बारे में, इसको देख लीजिएगा। इसमें आपके 4 स्टेजेस होती हैं। ठीक है, चलिए बच्चों ये आपका कंप्लीट हो गया एमसीक्यू। अगले एमसीक्यू पे हम लोग आते हैं जो कि आपके माइक्रोबायोलॉजी से आपका एमसीक्यू दिया गया है। ठीक है, तो चलिए माइक्रोबायोलॉजी का एमसीक्यू आ गया तो हम लोग बच्चों थोड़ा सा यहाँ पे क्या करेंगे, पेन को चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। और 6 नंबर का जो एमसीक्यू है ये कह रहा है कि व्हिच पार्ट इज स्टेन ब्लू ब्लैक इन कलर बाय नेजर स्टेन इन बैक्टीरिया, यानी कि नेजर स्टेन में
जो आपका स्टेनिंग है उसमें बैक्टीरिया अगर ब्लू ब्लैक स्टेन हो रहा है तो वो कौन सा पार्ट आपका स्टेन होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग समझेंगे स्टेन के बारे में। तो जो आपका मेटाक्रोमेटिक स्टेन होता है, क्या मेटाक्रोमेटिक स्टेन, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कॉपी में नोट करिएगा। मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स, ठीक है, ध्यान से सुनिए। मेटाक्रोमेटिक जो ग्रेन्यूल्स होते हैं बच्चों, उनको स्टेन करने के लिए हम लोग यहाँ पे कम से कम 3 प्रकार के स्टेन का उपयोग कर सकते हैं। एक आपका क्या हो जाएगा, आपका नेजर स्टेन हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, आपका नेजर स्टेन हो जाएगा। दूसरा जो यहाँ पे आपका रहेगा अल्बर्ट स्टेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अल्बर्ट स्टेन हो जाएगा। तीसरा जो आपका यहाँ पे रहेगा वो आपका पोंडर स्टेन हो जाता है, क्या हो जाता है, पोंडर्स स्टेन, ठीक है, पोंडर्स वैज्ञानिक के नाम पे पढ़ा हुआ है, तो एक आपका पोंडर्स स्टेन हो जाता है। तो मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स को यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे आपका ये स्टेन कर रहा है नेजर स्टेन। पहली पॉइंट तो ये हो गई, मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स आपके नेजर स्टेन के साथ साथ एल्बर्ट स्टेन और साथ में आपका यहाँ पे पोंडर स्टेन के द्वारा हम लोग कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि आखिर में जो मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स हैं किसमें पाए जाते हैं। तो ये आपके डिप्थीरिया यानी कि कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरी वाले बैक्टीरिया में मतलब कि कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरी बैक्टीरिया में आपका ये पाया जाता है। और कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरी क्या काज करता है, तो आपका यहाँ पे डिप्थीरिया काज करता है। बीमारी क्या रहेगी आपकी, डिप्थीरिया यहाँ पे आपका ये काज करेगा बच्चों, ठीक है। इतना पॉइंट आपका क्लियर हो गया। क्या क्लियर हुआ कि जो मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स हैं उसके लिए हम लोग नेजर स्टेन, एल्बर्ट स्टेन और पोंडर स्टेन प्रकार का यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरी में मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं और कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरी से हमारा डिप्थीरिया काज होता है। अब यहाँ पे बात आती है कि नेजर स्टेन में जो ब्लू ब्लैक कलर स्टेन है वो क्या होगा, तो वो आपके क्या होंगे, मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स होंगे। तो ऑप्शंस क्या है, ऑर्गेनिज्म है, बैकग्राउंड है, ग्रेन्यूल्स और आपके स्पोर हैं। तो राइट आंसर क्या जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट जाएगा। आपके मेटाक्रोमेटिक जो ग्रेन्यूल्स हैं वो आपके ब्लू ब्लैक कलर के यहाँ पे स्टेन हो जाते हैं, ठीक है, बात आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट एमसीक्यू पे आएंगे और नेक्स्ट एमसीक्यू आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। हालांकि जितने भी एमसीक्यू आज आपके लगे हुए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको आपको लर्न करना है, कॉपी में नोट करना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है ताकि आपके एग्जाम में आपका जो प्रैक्टिस है वो बेहतरीन तरीके से बनी रहे। चलिए, द ऑर्डर ऑफ स्टेनिंग इन ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर इज, यानी कि अगर आप लोग ग्राम स्टेनिंग कर रहे हो तो उसका प्रोसीजर क्या है इतना ही बता दो। इसका जो ऑर्डर है प्रोसीजर का, स्टेप जो है, स्टेप बाय स्टेप आप क्या रखोगे, ठीक है। ऑप्शन है यहाँ पे क्रिस्टल वायलेट, आयोडीन सोल्यूशन, एल्कोहल, उसके बाद में सेफ्रानिन, आयोडीन सोल्यूशन, क्रिस्टल वायलेट, सेफ्रानिन, एल्कोहल, एल्कोहल, क्रिस्टल वायलेट, आयोडीन सोल्यूशन, सेफ्रानिन, या फिर आपका ऑल ऑप्शन। तो ये आपका ऑल ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि सभी स्टेप हम इधर उधर से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब समझिए बच्चों, अगर हम बात करेंगे इस ऑर्डर की, पहले नंबर की ऑर्डर की, तो आपका ये राइट हो जाएगा क्योंकि सबसे पहले क्या करते हो आप लोग यहाँ पे क्रिस्टल वायलेट का उपयोग करते हो जो कि क्या है आपका प्राइमरी स्टेन है। क्या है आपका प्राइमरी स्टेन है बच्चों, क्या है आपका प्राइमरी स्टेन है। आयोडीन क्या है आपका ग्राम्स आयोडीन हम लोग यूज करते हैं जो कि आपका क्या हो जाता है, मॉर्डेंट हो जाता है, क्या हो जाता है आपका मॉर्डेंट हो जाता है। एल्कोहल क्या है, डी कलराइजर है, ठीक है, डी कलराइजर है यहाँ पे, ठीक है, डी कलराइजर है। और सेफ्रानिन क्या है आपका काउंटर स्टेन है, क्या है बच्चों, काउंटर स्टेन है। ध्यान से सुनिएगा सही पॉइंट, ठीक है, काउंटर स्टेन है, ठीक। तो एग्जाम में 2 पॉइंट्स पूछे जाते हैं, एक आपका ये ऑर्डर पूछ लिया जाता है, दूसरा आपका पूछ लिया जाता है कि ग्राम स्टेन में प्राइमरी स्टेन कौन सा है, तो आपका क्रिस्टल वायलेट है। मॉर्डेंट क्या है, ग्राम्स आयोडीन या फिर आयोडीन कहिए। डिकलराइजर क्या है, आप यहाँ पे अल्कोहल यूज करें तो आपका अल्कोहल हो गया। सेफ्रानिन आपका क्या है, आपका काउंटर स्टेन है, ठीक है। पहला पॉइंट आपको यहाँ पे ये क्लियर करना होता है। दूसरा आपका ग्राम स्टेनिंग में पॉजिटिव और निगेटिव पूछ लेता है, यानी कि जो ग्राम पॉजिटिव है वो किस कलर से दिखेंगे, तो आपके वो पर्पल कलर के दिखेंगे, ठीक है। जो आपके ग्राम निगेटिव है वो किस कलर के दिखेंगे, तो आपको वो पिंक या फिर आपके रेड कलर के दिखेंगे। ये पॉइंट आपका हो गया। दूसरी ग्राम स्टेनिंग की खोज किसने की थी, तो हेंस क्रिश्चियन ग्राम ने किया था, ठीक है, हेंस क्रिश्चियन ग्राम ने किया था, ठीक है, हेंस क्रिश्चियन ग्राम ने किया था। इतना पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। एक पॉइंट बच्चों यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, जो मॉडर्न होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं, क्योंकि आज हमने अपने पैड बैच में हम करेंगे, संकल्प बैच में हम लोगों ने स्टेनिंग कहाँ पे कहेंगे हेमोटॉक्सिलिन स्टेनिंग के बारे में पढ़ाई किया था, या फिर कहिए हेमोटॉक्सिलिन डाई के बारे में पढ़ाई किया। उसमें बार बार हम लोग मॉडर्न की बात कर रहे थे,
मॉर्डेंट और रिपनिंग वर्ड, दो वर्ड थे, एक मॉर्डेंट एक आपका रिपनिंग वर्ड था। तो मॉर्डेंट की अगर बात करेंगे तो जो मॉर्डेंट हम लोग यूज करते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। पहली बात तो हमने आपको मॉर्डेंट बताया है कि मॉर्डेंट वह होता है जो आपके प्राइमरी स्टेन के साथ जुड़कर आपके जो सेल की स्टेनिंग है उसको इनहेंस कर देता है, ठीक है, यानी कि कलर और बेहतरीन तरीके से यहाँ पे हो जाता है। तो जो हम लोग यहाँ पे मॉर्डेंट यूज करते हैं वो हम कितने प्रकार से मॉर्डेंट का उपयोग कर सकते हैं। तो एक जो हम मॉर्डेंट यूज करते हैं ऑन क्रोम यूज करते हैं। ऑन क्रोम का मतलब क्या हुआ कि स्टेनिंग करने, मतलब कि जो हमारा प्राइमरी स्टेन है उसको डालने से पहले हम लोग क्या करेंगे, मॉर्डेंट को डाल देते हैं। मतलब कि प्राइमरी स्टेन को, जैसे क्रिस्टल वालेट को डालने से पहले अगर हम लोग क्या करते हैं, मॉर्डेंट को डाल दे रहे हैं तो उसको कहते हैं ऑन क्रोम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग हालांकि अपने ग्राम स्टेन में ऑन क्रोम नहीं यूज करते हैं, हम लोग हेमोटॉक्सिलिन में जो आपका हेडेंसेंस हेमोटॉक्सिलिन है, सूसा नहीं, हेडेंस जो आपका हेमोटॉक्सिलिन है उसमें हम लोग ऑन क्रोम यूज करते हैं। उसके बाद में अगर यहाँ पे बात करेंगे मॉर्डेंट दूसरा वाला, उसको कहते हैं मेटाक्रोम, ठीक है। क्या बोलते हैं, मेटाक्रोम। मेटाक्रोम का मतलब क्या हो जाता है, मेटाक्रोम का मतलब हो जाता है दोनों को मिक्स करके हम लोग डालते हैं। तो ज्यादातर जो आपका H&E का स्टेनिंग है या फिर कहिए हिस्टोपैथो का स्टेनिंग है जिसमें हम लोग हेमोटॉक्सिलिन का उपयोग करते हैं, वो आपका क्या होता है, मेटाक्रोमेटिक होता है, क्योंकि उसी में क्या होता है, वो आपका मिक्स होता है। और दूसरा जो आपका एक प्रकार होता है उसको कहते हैं आफ्टर क्रोम, ठीक है। क्या कहते हैं, हम कहते हैं आफ्टर क्रोम। आफ्टर क्रोम का मतलब क्या हुआ, जैसे आप ग्राम स्टेनिंग में देख रहे हैं ना, क्रिस्टल ऑयल के बाद हम लोग ग्राम आयोडीन डाल रहे हैं, वही क्या है आपका आफ्टर क्रोम, आपका मॉर्डेंट का काम यहाँ पे करेगा, ठीक है। तो पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि मॉर्डेंट हम लोग तीन प्रकार से यूज करेंगे, ऑन क्रोम, मेटाक्रोम और आपका आफ्टर क्रोम। तो देखिए बच्चों, जो पॉइंट हमको दिमाग में आ रहा है, ठीक है, आपको पढ़ाते समय जो भी पॉइंट हमें आ रहा है वो मैं आपको क्लियर करता चला जा रहा हूं, क्योंकि दिमाग में जो पॉइंट आएगा वो हम आपको क्लियर जरूर कर दिया करेंगे, ठीक है। लेकिन वही बात है कि आपको पढ़ना है, आपको प्रिपरेशन करना है, तो आपको अपने दिमाग को क्लियर रखना है, आपको मोटिवेट रहना है कि हाँ हमें अपने एग्जाम में बेहतरीन तरीके से करना है, तो आपको पढ़ाई बार बार करनी पड़ेगी। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिएगा और साथ में अपने दोस्तों में शेयर करिएगा ताकि उनका भी क्लास यहाँ पे अटेंड हो सके, और साथ में हमें भी मोटिवेशन मिलता है अगर आप लोग की जो संख्या है वो बढ़ती है, ठीक है। एक टीचर का अगर हम बात करेंगे गुरु दक्षिणा, तो वही होता है कि आप लोग भारी मात्रा में जुड़कर हमसे जुड़े, तो वही हमारा क्या हो जाता है, गुरु दक्षिणा हो जाता है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब यहाँ पे हम आते हैं अपने अगले एमसीक्यू पे। अगला एमसीक्यू हमारा 8 नंबर का एमसीक्यू है, और 8 नंबर का एमसीक्यू आपका किससे हो जाता है, आपके हिस्टोपैथोलॉजी से हो जाता है। ये कह रहा है कि ये फिक्सेटिव एक्ट एज एन स्पेसिफिक पार्ट ऑफ सेल इज कॉल्ड, यानी कि एक ऐसा फिक्सेटिव जो आपके एक पर्टिकुलरली स्पेसिफिक पार्ट या फिर स्पेसिफिक सेल पे अपना जो काम कर रहा है उसको फिक्स कर रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उस फिक्सेटिव को यहाँ पे हम लोग क्या नाम देते हैं। तो देखिए, अगर आपके सेल का मतलब कि कोई सेल है उसके स्पेसिफिक पार्ट को वो फिक्स कर रहा है तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम साइटोप्लाज्मिक या फिर कहेंगे साइटोलॉजिकल, ठीक है, क्या कहेंगे, साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव के नाम से जानते हैं। क्या, साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव के नाम से यहाँ पे हम लोग जानते हैं, ठीक है, साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव। बच्चों अगर यहीं पे बात करेंगे साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव, तो ये दो पार्ट में आपका बट जाता है। पहला आपका क्या हो जाता है, पहला आपका न्यूक्लियर फिक्सेटिव हो जाता है, क्योंकि आपके सेल में दो पार्ट होंगे, आपका एक न्यूक्लियस और दूसरा आपका साइटोप्लाज्म। तो इसी तरह से साइटोलॉजिकल जो फिक्सेटिव है वो दो प्रकार से बट जाता है, एक आपका न्यूक्लियर फिक्सेटिव, ठीक है, क्या, एक आपका न्यूक्लियर फिक्सेटिव और दूसरा आपका साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव, ठीक है, क्या, साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव बच्चों, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे आपको लर्न करने का भी पॉइंट बन रहा है और साथ में आपको यहाँ पे, ठीक है, कॉपी में नोट करने का या फिर कहिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपका बन रहा है। जो आपका साइटोलॉजी जो फिक्सेटिव है वो दो प्रकार का होता है, एक आपका न्यूक्लियर फिक्सेटिव, दूसरा आपका क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, जो आपका न्यूक्लियर फिक्सेटिव है वो न्यूक्लियस को फिक्स करेगा, और जो आपका साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव है वो आपके साइटोप्लाज्म को फिक्स करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे क्या हम यूज करते हैं इसमें, तो इसमें हम लोग यूज करते हैं विथ ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ठीक है, क्या, विथ ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ध्यान से सुनिएगा, विथ ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड, और साथ में इसमें हम यूज करते हैं लेस देन पीएच 4.6, यानी कि जो पीएच रहेगा
4.6 का होगा और इसमें हम लोग विथ ग्लेशियल एसिटिक एसिड के साथ यूज करेंगे तो आपका क्या बनेगा, वो आपका यहाँ पे न्यूक्लियर फिक्सेटिव बन जाता है। और अगर एग्जाम्पल की बात किया जाएगा तो आपका फ्लेमिंग फ्लूइड, क्या बच्चों, आपका जो फ्लेमिंग फ्लूइड है ये आपका किस में आएगा, आपके न्यूक्लियर स्टेन में आएगा। या फिर अगर बात करेंगे कॉर्नी फ्लूइड की, किसकी, अगर यहाँ पे बात करेंगे कॉर्निस फ्लूइड की, तो ये भी आपका न्यूक्लियर फिक्सेटिव में आपका आ जाता है। इसमें हम लोग ग्लेशियल एसिटिक एसिड यूज कर रहे हैं और पीएच है 4.6 का। ठीक है, बात आपको यहाँ पे क्लियर है। अब चलिए, अब अगर बात करते हैं यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव की, तो यहाँ पे हम लोग करते हैं क्या, डज नॉट यूज। ठीक है, डज नॉट यूज, ठीक है, डज नॉट यूज ना कह के आप कंटेन कहिएगा। ठीक है, डज नॉट कंटेन ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ठीक है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ठीक है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। और पीएच जो बच्चों यहाँ पे रहता है वो क्या रहता है, वो ग्रेटर देन रहता है 4.6, लेकिन ज्यादा ग्रेटर नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, मॉडिफाइड रहता है, थोड़ा सा आपका 4.6 से ज्यादा रहता है। ठीक है, न्यूक्लियर में जहां देखते हैं हम लोग कम रहता है, वहीं पे क्या रहेगा, आपके साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव में क्या रहेगा, 4.6 से ज्यादा आपका पीएच देखने को मिलता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा मॉडिफाइड, ठीक है, मॉडिफाइड आपका फ्लेमिंग फ्लूइड। ठीक है, मॉडिफाइड फ्लेमिंग फ्लूइड, यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इमेज आ रहा होगा, लेकिन जब आपको पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम पे तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपको क्लियर दिखेगा। ठीक है, और एक आपका हो जाएगा हेलिज फ्लूइड। ठीक है, क्या हो जाएगा, आपको हेलिज फ्लूइड यहाँ पे आपका हो जाएगा किसमें, आपके साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव में। ठीक है, किसमें, साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव में। तो ये फिक्सेटिव एक्ट एंड स्पेसिफिक पार्ट ऑफ सेल इज नोन एज cytological fixative, and cytological fixative are divided into two parts, nuclear fixative and cytoplasmic fixative. nuclear fixative में जो हम लोग यूज करते हैं with glacial एसिटिक एसिड and pH is 4.6, less than 4.6, example flaming fluid and corny fluid. and other cytoplasmic fixative में हम लोग जो यूज करते हैं उसमें हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड नहीं यूज करते हैं और pH जो है 4.6 से स्लाइटली हाई होता है। और अगर बात करेंगे एग्जांपल की तो मॉडिफाइड फ्लेमिंग फ्लूइड और आपका हेलिज फ्लूइड, ये आपके क्या हो जाते हैं, साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव के अंदर का जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। सिंपल फिक्सेटिव में क्या होता है, जब हम एक प्रकार का ही फिक्सेटिव यूज करें, ठीक है, वन फिक्सेटिव जब हम लोग यूज करते हैं तो उसको कहते हैं सिंपल फिक्सेटिव। ठीक है, मर्क्यूरी क्लोराइड क्या है, आपका सिंपल फिक्सेटिव है। ठीक है, क्या आपका सिंपल फिक्सेटिव है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव और साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव ये दो आपके क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव में हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे आपका जो कनेक्शन है टिश्यू का, जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, स्टेन करने का काम करते हैं, यानी कि जो हमारे अदर प्रकार के टिश्यूज हैं उनका जो कनेक्शन है उनको हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ पे माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव में फिक्स करने का काम करते हैं। ठीक है, वहीं पे साइटोलॉजिकल में सेल को हम लोग प्रिजर्व करने का काम करते हैं आपके साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव में। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको क्लियर है आपके फिक्सेटिव के बारे में। और बहुत सारे कुछ आपके फिक्सेटिव में बच्चों, बहुत सारे प्रकार के फिक्सेटिव के जो एग्जाम्पल है उसको आपको क्या करना होगा, लर्न करना होगा। मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, टेलीग्राम का जो लिंक है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब यहाँ पे मैं बात करूंगा फिर से एक बार आपसे कि अगर आप लोग को एक बैच की आवश्यकता है जिसमें आप लोग यहाँ पे लाइव और थ्योरी क्लासेस को मतलब कि पढ़ पाए, टॉपिक वाइज आप लाइव एमसीक्यू अटेंड कर पाए, अट्रैक्टिव आपको पीडीएफ नोट्स मिले, 20+ आपको प्रैक्टिस सेट, वीकली डाउट सेशन, तो आप हमारे लक्ष्य बैच के साथ जुड़िए। लक्ष्य बैच की जो वैलिडिटी है 8 मंथ से है, तो 8 मंथ तक जब भी आप ज्वाइन करेंगे आपको ये वैलिडिटी मिल जाएगी। 50% ऑफ है, यानी कि 1000 में अभी आपको ये बैच मिल जाएगा 8 मंथ के वैलिडिटी के साथ। कोर्स लेना है, तुम्हारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मैसेज करिए, कॉल करिए, या फिर हमारे प्ले स्टोर पे जाके हमारे चैनल के नाम से एप्लीकेशन को सर्च करेंगे, वहां पे आ जाएगा। डाउनलोड करके ऑफर को आप यहाँ इंक्लूड करके, यानी कि 5% ऑफ के कूपन को लगा के आप इस बैच को परचेज कर सकते हो। ठीक है, साथ में अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम का लिंक है, उस पर आप लोग मतलब कि क्लिक करिए, ज्वाइन करिए और वहां से आपको पीडीएफ मिल जाया करेगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट एमसीक्यू पे आएंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू आपका 9 नंबर का है और 9 नंबर का जो एमसीक्यू कह रहा है कि द अदर नेम ऑफ जेंकर फॉर्मल इज, यानी कि जेंकर फॉर्मल का जो अदर नेम है वो आपका यहाँ पे क्या होता है, ये आपको बताना है। हेलिज फ्लूइड, बोबिन्स फ्लूइड, जेंकर फ्लूइड, या फिर आपका नन ऑप्शन। तो बच्चों अगर यहाँ पे बात करेंगे आपके किसकी, आपके जेंकर फॉर्मल की,
तो इसका जो राइट आंसर जाएगा आपका हेलिज फ्लूइड हो जाएगा। हेलिज फ्लूइड ही आपका क्या है, जेंकर फार्मल फ्लूइड होता है। इसका कह सकते हो अदर नेम या मॉडिफाइड रूप आपका क्या हो जाता है, आपका हेलिज फ्लूइड हो जाता है। और आपके ये क्या काम करता है, आपके कनेक्टिव टिश्यू फाइबर को यहाँ पे क्या करता है, फिक्स करने का काम करता है। कनेक्टिव टिश्यू फाइबर, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू फाइबर को क्या करता है यहाँ पे बच्चों, फिक्स करता है, ठीक है, फिक्स करता है, ठीक है, प्रिजर्व करता है, कुछ भी कहिए सेम पॉइंट हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट आपका यहाँ पे 10 नंबर का एमसीक्यू है। इन हेडेंस-सूसा व्हिच ब्लड सेल इज पुअरली प्रिजर्व्ड, यानी कि हेडेंस-सूसा में आपका कौन सा जो ब्लड है वो यहाँ पे आपका पुअरली प्रिजर्व होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात की जाएगी आपके ऑप्शन नंबर ए यानी कि रेड ब्लड सेल की, तो रेड ब्लड सेल को ये क्या करता है, पुअरली प्रिजर्व करता है। और अगर यहीं पे बात करें व्हाइट ब्लड सेल है, प्लेटलेट है, तो इसके रिगार्डिंग आपका जो राइट आंसर जाएगा आपका डी इज द राइट आंसर जाएगा, ठीक है। लेकिन ज्यादा अगर बात करेंगे, अगर आप एडवांटेज डिसएडवांटेज देखेंगे तो वहां पे साफ साफ मेंशन रहेगा कि रेड ब्लड सेल को ये पूर्ण रूप से प्रिजर्व करता है, यानी कि बहुत कम ही रूप से प्रिजर्व कर पाता है। लेकिन आपके आल सेल यहाँ पे क्या हो जाएंगे, राइट आंसर बच्चों हो जाते हैं, ठीक है। इतना पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, ठीक है। क्या है, इतना पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। हेडेंस-सूसा की एक पॉइंट और है कि आपका क्या है, HgCl2 यानी कि मर्क्यूरी क्लोराइड कंटेनिंग फिक्सेटिव है, मर्क्यूरी क्लोराइड कंटेनिंग फिक्सेटिव है। ये पॉइंट आपको क्या करना है, नोट करके बच्चों लिख लेना है। क्या है आपका मर्क्यूरी क्लोराइड कंटेनिंग फिक्सेटिव है, इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे नोट करके लिखना है बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाए ना, आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं। नेक्स्ट आपका 11 का है, which solution is added in जेंकर solution before use, यानी कि किस सोल्यूशन को आप ऐड करते हो जेंकर सोल्यूशन में जब आपको यहाँ पे यूज करना होता है। जेंकर सोल्यूशन में आप लोग यहाँ पे कौन सा सोल्यूशन ऐड करते हो बिफोर यूज, यानी कि यूज करने से पहले कौन सा यहाँ पे सोल्यूशन यूज करोगे। तो आप यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर ग्लेशियल एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड या फिर आपका सल्फ्यूरिक एसिड। तो बच्चों यहाँ पे आप क्या यूज करते हो, ग्लेशियल एसिटिक एसिड का उपयोग करते हो। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी इज द राइट होने वाला है। हमने भी आपको बताया कि जेंकर फार्मल या फिर जेंकर सोल्यूशन का क्या उपयोग है, तो हमने आपको बताया कनेक्टिव टिश्यू फाइबर को फिक्स करने का काम ये करता है, ठीक है। तो एक पॉइंट में, एक बातों में आपको पॉइंट नोट कर लेना है, बार बार टीचर्स यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। व्हिच फिक्सेटिव इज यूज्ड फॉर द फिक्सेशन ऑफ एम्ब्रियो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत ही पूछा जाता है कि कौन सा फिक्सेटिव है जो कि आपके एम्ब्रियो को फिक्स करने का काम करता है, एम्ब्रियो का फिक्सेशन करता है। हेलिज फ्लूइड है, जेंकर फ्लूइड है, या फिर आपका बात करेंगे जेंडर फ्लूइड की या फिर आपके बोबिन्स फ्लूइड की, कौन यहाँ पे आपके एम्ब्रियो को क्या करता है, फिक्स करता है बच्चों। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर आपका बोबिन्स फ्लूइड हो जाएगा, यानी कि आपका जो बोबिन्स फ्लूइड है वो एम्ब्रियो को क्या करता है, आपके फिक्स करने का काम बच्चों यहाँ पे करता है। अगर बात करेंगे बोबिन्स फ्लूइड की तो आपका क्या है, पिक्रिक एसिड कंटेनिंग फ्लूइड है, ध्यान में रखिएगा, पिक्रिक एसिड कंटेनिंग आपका ये फिक्सेटिव है, पिक्रिक एसिड कंटेनिंग फिक्सेटिव है, ठीक है, पिक्रिक एसिड कंटेनिंग फिक्सेटिव है, इसको आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। हेलिज फ्लूइड की अगर बात करोगे तो ये क्या काम करता है, साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स को फिक्स करता है। क्या, साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स को बच्चों यहाँ पे फिक्स करता है, साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स को फिक्स करने का काम यहाँ पे करता है। साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स फिक्सेटिव यहाँ पे आपका ये हो जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। एक होता है जेंडर्स फ्लूइड, ठीक है, GENDRES फ्लूइड, ठीक है। तो जेंडर्स फ्लूइड जो होते हैं आपके एल्कोहलिक, ठीक है, क्या हो जाते हैं, एल्कोहलिक, ठीक है, एल्कोहलिक बोबिन्स फ्लूइड होते हैं। क्या होते हैं आपके, एल्कोहलिक बोबिन्स फ्लूइड होते हैं, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, जेंडर्स फ्लूइड के नाम से यहाँ पे आपका जाना जाता है, जो कि आपके ग्लाइकोजन को फिक्स करने का काम में लिया जाता है। किसको, ग्लाइकोजन के फिक्सेटिव में इसका उपयोग हम लोग करते हैं। तो ये भी पॉइंट आपको क्या करना है, नोट कर लेना है। फिक्सेटिव के आपके जो एमसीक्यू है आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, तो मैं यही कहूंगा कि आप लोग फिक्सेटिव को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, ताकि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आपका बन रहा है वो यहाँ पे आपका गलत ना जाए, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करूंगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिएगा, साथ में अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि उनका भी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से हो सके। एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका जो है आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है,
कुछ डीकैल्सिफाइंग सॉल्यूशन इज यूज्ड फॉर पोस्टमार्टम एंड रिसर्च स्पेसिमेन, यानी कि कौन सा यहाँ पे डीकैल्सिफाइंग सॉल्यूशन। डीकैल्सिफाइंग सॉल्यूशन होता क्या है? डीकैल्सिफाइंग सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो हमारे टिश्यू से कैल्शियम को रिमूव करने का काम करता है। क्या करता है? रिमूवल ऑफ कैल्शियम। रिमूवल ऑफ कैल्शियम कहां से? फ्रॉम टिश्यू। ठीक है, फ्रॉम टिश्यू बच्चों। टिश्यू से कैल्शियम को अगर रिमूव करना है तो हमें डीकैल्सिफाइंग सॉल्यूशन का उपयोग करना पड़ेगा, जिसे हम डीकैल्सिफिकेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को डीकैल्सिफिकेशन कहते हैं। तो यही कह रहा है कि कौन सा ऐसा आपका डीकैल्सिफिकेशन सॉल्यूशन है जो कि पोस्टमार्टम और रिसर्च स्पेसिमेन के लिए यूज किया जाता है। एक्वस फार्मिक एसिड, एक्वस नाइट्रिक एसिड, पेरनी फ्लूइड या फिर आपका चिलेटिंग एजेंट। तो देखिए, अगर इसके राइट आंसर की बात करेंगे बच्चों तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका एक्वस फार्मिक एसिड है, क्या आपका जो एक्वस फार्मिक एसिड है ये हम क्या करते हैं? पोस्टमार्टम और रिसर्च स्पेसिमेन के लिए यूज में लाते हैं। और आपका जो एक्वस फार्मिक जो एसिड है ये आपका क्या है? एक प्रकार का फिक्सेटिव भी है। ध्यान में रखिएगा, आपका एक प्रकार का क्या है? फिक्सेटिव भी है। ठीक है, यहीं पे अगर बात करेंगे एक्वस नाइट्रिक एसिड की तो इसमें हम लोग 5% HNO3 का उपयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि क्या 5% नाइट्रिक एसिड का उपयोग करते हैं। अगर यहाँ पे बात करेंगे चिलेटिंग एजेंट की तो यहाँ पे 5% EDTA का उपयोग करते हैं। ठीक है, 5% इथाइलिन डायमीन टेट्राएस्टिक एसिड का उपयोग करते हैं। ये पॉइंट आपको क्या करना है? नोट करके लिख लेता है। पेरनी फ्लूइड का आपका काम क्या होता है ये आपको बताना है। पेरनी फ्लूइड आपका क्या है? ठीक है, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका जो पेरनी फ्लूइड है वो आपका क्या होता है बच्चों। ठीक है, एक आपका और डीकैल्सिफाइंग एजेंट होता है जिसको हम इवनर बोलते हैं। ठीक है, इवनर्स फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, इवनर्स फ्लूइड बोलते हैं। इवनर्स जो आपका फ्लूइड होता है इसमें हम लोग 0.5% कंसंट्रेशन HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग करते हैं। और आपका जो इवनर फ्लूइड है वो किसके काम आता है ये आपको यहाँ पे कमेंट करके बताना होगा, किसके कैल्सिफिकेशन के काम में आता है। चलिए मैं ही बता देता हूं, नहीं तो आप खोजते रह जाओगे। टीथ यानी कि जो आपका दांत होता है इसको डीकैल्सिफाइंग करने के लिए आप लोग इवनर फ्लूइड का उपयोग करते हैं बच्चों। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। ठीक है, पेरनी फ्लूइड को आपको बताना है कि पेरनी फ्लूइड में हम लोग क्या यूज करते हैं और कहां पे इसका उपयोग किया जाता है, किसको डीकैल्सिफाइंग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला आपका 14 नंबर का एमसीक्यू है, 14 नंबर का एमसीक्यू है। ये कह रहा है कि इन पेरनी फ्लूइड डीकैल्सिफिकेशन टाइम इज अबाउट, यानी कि जो आपका जो है पेरनी फ्लूइड है उसमें जो डीकैल्सिफिकेशन का टाइमिंग है वो आपका कितना होता है? 2 से लेकर 10 दिन, या फिर आपका 20 से लेकर 25 दिन, या फिर आपका यहाँ पे 14 से लेकर 28 दिन, 40 से लेकर 50 दिन। तो देखिए बच्चों, अगर यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर जाएगा। 2 से लेकर आपका 10 दिन जो है ये आपका डीकैल्सिफिकेशन में लग जाता है। यहीं पे अगर बात करेंगे 5% HNO3 की, 5% HNO3 की, तो 1 से लेकर 4 दिन ही इसमें लगते हैं, यानी कि डीकैल्सिफिकेशन करने के लिए 1 से लेकर 4 दिन यहाँ पे आपका लग जाता है। ठीक है, चलिए ये आपका 14 नंबर का एमसीक्यू क्या हो गया? क्लियर हो गया है बच्चों। ठीक है, अब अगला है आपका 15 नंबर का एमसीक्यू। इन इलेक्ट्रोफोरेटिक डीकैल्सिफिकेशन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज मेड फ्रॉम। देखिए हम आपको बताए हैं कि आपका जो डीकैल्सिफिकेशन है बच्चों वो हम लोग 3 प्रकार से कर सकते हैं। पहला आपका क्या रहेगा? पहला आप यहाँ पे एसिड का उपयोग करके, ठीक है, कंसंट्रेशन एसिड का उपयोग करके डीकैल्सिफिकेशन कर सकते हैं। दूसरा जो आपका यहाँ पे होता है वो होता है चिलेटिंग एजेंट। क्या? चिलेटिंग एजेंट। ठीक है, चिलेटिंग एजेंट का उपयोग कर सकते हैं। और तीसरा जो आपका बच्चों यहाँ पे हो जाता है वो होता है इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड। क्या होता है आपका? इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड। ठीक है, फोरेटिक मेथड। ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड। तो एसिड में हमने आपको बताया फार्मिक एसिड का उपयोग कर सकते हो, HCl का उपयोग कर सकते हो, नाइट्रिक एसिड का उपयोग कर सकते हो। चिलेटिंग एजेंट में हम लोग 5% EDTA का उपयोग करते हैं। ठीक है, 5% EDTA का उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड की बात करेंगे तो इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं? इसमें हम लोग बोथ यानी कि 5% HCl और 5 या फिर 10 फार्मिक परसेंट आपका एसिड उपयोग में लिया जाता है। तो ज्यादातर आप देखोगे कि 8 से लेकर, ठीक है, 5 से लेकर 8% के बीच में आपका HCl और 10%, 5 से लेकर 10% में आपका फार्मिक एसिड उपयोग में लाया जाता है आपके इलेक्ट्रोफोरेटिक डीकैल्सिफिकेशन में। इसमें आपका एक होता है एनोड, एक होता है आपका कैथोड।
तो आपका जो पॉजिटिव वाला है वो नेगेटिव की तरफ और जो नेगेटिव वाला है वो पॉजिटिव की तरफ क्या हो जाता है, पलायन कर जाता है और आपका वहां से कैल्शियम रिमूव हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा आपके डीकैल्सिफिकेशन वाले पॉइंट से। ठीक है, यही आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट ही होता है आपके डीकैल्सिफिकेशन में कि हम लोग क्या क्या डीकैल्सिफिकेशन में यूज करते हैं। ठीक है, अगला जो आपका बच्चों एमसीक्यू है 16 नंबर का एमसीक्यू है और 16 नंबर का जो एमसीक्यू है वो आपका है डीकैल्सिफिकेशन टाइम फॉर एक्वस फार्मिक एसिड इज, यानी कि आपका जो डीकैल्सिफिकेशन टाइम है आपकी एक्वस फार्मिक एसिड की वो आपका यहाँ पे क्या होता है। तो बच्चों ये जो आपका एमसीक्यू है आपका HW है यानी कि होमवर्क है, इसको क्या करना है आपको डीकैल्सिफिकेशन टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ना है, उसके बाद में आपको इसका जवाब अपने कमेंट बॉक्स में दे देना है। ध्यान रखिए मैं आपसे ऐसा क्यों करने के लिए कहता हूं, मैं इसलिए करने के लिए कह रहा हूं अगर आप हमारे पैड बैच से जुड़े हैं तो भी जाके आप डीकैल्सिफिकेशन को रिवाइज करेंगे, अगर आप हमारे बैच से नहीं जुड़े हैं तो भी जाके आप कोई बुक देखेंगे, कोई चैनल देखेंगे, जिससे आपका क्या होगा ये पॉइंट आपका कवर होकर यहाँ पे निकल आएगा और इससे क्या होगा आपका पूरा डीकैल्सिफिकेशन तैयार हो जाएगा और आपके इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा। अगर आंसर नहीं मिलता है तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप पे भेजिए, मैं इसका जो जवाब है दे दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके 15 एमसीक्यू हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, एक एमसीक्यू को हमने होमवर्क में भी दे दिया है और हमें बच्चों उम्मीद है कि आपको सारे के सारे जो एमसीक्यू हैं अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे, कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर हो गया होगा और साथ में अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो इसको सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। साथ में अगर आप हमारे पैड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज करिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9532003280। ठीक है, इस पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करिए, कॉल कर लीजिए, आपको बैच के बारे में जो भी इंक्वायरी है मिल जाएगी और भी अगर कोई कोर्स से संबंधित या फिर आपकी एग्जाम से संबंधित डाउट है तो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। हमारा इंस्टा आईडी भी है, इस आईडी पे जाके आप हमें फॉलो कर सकते हो और हमसे आप यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन वगैरह चैट के माध्यम से क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू।